उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। कल जहां एक और ओबीसी आयोग ने अपना रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा था, तो आज कैबिनेट की बैठक में यह तय हो गया है और नगर विकास मंत्री ने इसकी जानकारी भी दी है कि अप्रैल माह के लास्ट तक निकाय चुनाव शुरू हो जाएंगे। इस बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए इस समय हम वाराणसी के सबसे प्रतिष्ठित और देश के में 85 साल पुराने पहले पत्रकार संगठन काशी पत्रकार संघ के इस सभागार में मौजूद हैं। इस घोषणा के बाद से जो समीकरण है वे किस तरह से बदलेंगे, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है वो किसके तरफ फ़ायदा पहुंचाएंगे और किसको नुकसान, इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानते हैं। जी, अपना परिचय दें। हाँ, सुभाष चंद्र सिंह, काशी पत्रकार संघ अध्यक्ष। जिस तरह से आयोग इस पूरे चुनाव को लेकर शुरू से ही खींचतान रही और अब आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, क्या लग रहा है जो ये उलटफेर होगा वो किसकी तरफ जाएगा, किसको फ़ायदा पहुँचेगा, किसको नुकसान होगा? अब इसमें ये तो नहीं हम लोग कह सकते कि किसकी तरफ झुकेगा या किसकी तरफ जाएगा, लेकिन ये है कि जो निर्णय हुआ है, आयोग ने जो दिया है अपनी रिपोर्ट, वो सही है और सरकार समय से चुनाव करा दे, बस यही जो है अच्छी बात होगी जो उन्होंने टाइम। सरकार समय से चुनाव करा दे। लगातार विपक्ष हमला करता रहा कि कहीं ना कहीं जो ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है, तो क्या लग रहा है ये इस रिपोर्ट पर एक सहमत हो पाएंगे लोग? क्योंकि अब जो चुनाव की तिथियां हैं बताया जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट तक चुनाव होगी। अगर ऐसा होता है, विपक्ष भी इस पर एग्री हो जाता है, तो क्या लग रहा है किसका फ़ायदा होगा? क्या कुछ बड़ा उलटफेर कैंडिडेट के लिहाज से भी देखने को मिलेगा? निकाय चुनाव हमेशा जो है क्षेत्रीय लोगों के उस पे होता है, चेहरे पे होता है। ऐसा नहीं कि इसमें पार्टी को बहुत विशेष लाभ मिलता हो। पार्टी को नहीं लोग देखते हैं, मतदान जो अपना करते हैं व्यक्ति को देख करके करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उस क्षेत्र में जो है किस प्रकार से सक्रिय रहता है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसको उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसका लाभ किसी एक पार्टी को मिलेगा, सभी को मिलना है इसका लाभ। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा है और कहता रहा है कि जो पिछड़ों का हक ये सरकार मार रही है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाने का जो काम किया है विपक्ष ने, उसको इसका लाभ मिलेगा? क्या पिछड़ा वर्ग जो अन्य पार्टियां हैं उसकी तरफ आकर्षित होंगी? अपने नाम पर। अत्रि भारद्वाज, महामंत्री काशी पत्रकार संघ। ऐसा नहीं है, तो स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दों के हिसाब से होते हैं और उनका एक अलग तरीका होता है, व्यक्ति के आधार पे चुनाव होता है। तो इसमें जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, जिसका अच्छा संबंध है, संपर्क है और लोकप्रिय है, वो जीतेगा, चाहे किसी पार्टी का हो। लेकिन उसके बाद भी भाजपा का जो पलड़ा भारी रहेगा। भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन ये बताइए कि भाजपा का बनारस जो है गढ़ रहा है भाजपा का, खास तौर से निकाय चुनाव में शुरू से लेकर कब्जा रहा है, मेयर भी भाजपा के ही रहे हैं और ज़्यादातर पार्षद भी। तो क्या लग रहा है कि इस बार किस तरह उठ करवट बैठेगा? देखिए, तैयारी तो भाई शुरू से लोग कर रहे थे। अभी जो आयोग का रिपोर्ट आया है उसमें कुछ चेंज होगा ही, तो कुछ तो असर पड़ेगा ही, लेकिन क्षेत्रीय चेहरे को देख करके ही लोग बोल देते हैं। इसलिए मतलब राजनीतिक रूप में तो कोई ऐसा नहीं लगता है कि कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। नाम बताइए। उमेश गुप्ता। कैंडिडेट की बात हो रही है, तो कैंडिडेट को अब क्या लग रहा है? जो कई लोगों को मायूसी हाथ लगेगी, कई लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो कई लोग को खुशी होगी अगर ये सीटों के बंटवारे में उलटफेर होगा, रिजर्वेशन नए तरह से अगर लागू होता है, तो इसका किस तरह से फ़ायदा या नुकसान पहुंचेगा प्रत्याशियों को जो उम्मीदवार हैं? अपना नाम। रोहित चतुर्वेदी, अमर उजाला। देखिए, यूपी की पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट बेस रही है और पिछले दिनों जो आरक्षण को लेकर हाय तौबा मचा, उसके बाद आयोग को दोबारा भेजा गया प्रपोजल्स, उसके बाद कल आयोग ने मुख्यमंत्री के यहाँ पेश किया और आज कैबिनेट से इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। लगभग अप्रैल लास्ट वीक की बात जो आ रही है सामने, और जो सत्तारूढ़ दल है उसकी तैयारी तो लगभग पूरी है। विपक्ष में उतनी हलचल अभी चुनाव को लेकर दिखी नहीं है।
पिछले दिनों जब इलेक्शन की बात आई थी और ये तय हुआ था कि अब निकाय चुनाव जल्द ही होंगे, तो सत्तारूढ़ दल की तैयारियां आपको दिखी, तमाम चेहरे जो शहरों में दिखने लगे अचानक सक्रिय हुए। तो ये माना जा सकता है कि इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल जो है उसकी तैयारियां अन्य दलों से कहीं आगे हैं और उनको निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। बूथ मैनेजमेंट हो इलेक्शन का या प्रचार का प्रोपोगंडा हो, उसमें वो हमेशा दूसरे दलों से थोड़ा अपर हैंड ही रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि इस सारी तिथियां हैं, चाहे जो सारा समीकरण है, सारी जो बिसात पर जो गोटियां होती हैं, वो सत्तारूढ़ दल जो है, सत्ता जिसकी होती है वो अपने हिसाब से बनाती है। और इसी वजह से जो आरक्षण की लिस्ट थी वो भी उस पर सवाल खड़े हुए। इसको फिर बाद में बहुत सारी बातें हुई, ओबीसी कमेटी बनाई गई, आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा विपक्षी दलों को भुगतना पड़ेगा? पहले अपना परिचय। मैं राजनाथ तिवारी, पूर्व अध्यक्ष काशी पत्रकार संघ। जो सवाल आपने किया है, निश्चित तौर पर उसका असर विपक्ष पर तो पड़ना ही पड़ना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ओबीसी रिपोर्ट जो पेश की गई है सरकार में, क्या उसके हिसाब से परिसीमन भी बदलेगा? यदि परिसीमन बदलता है उस रिपोर्ट के आधार पर, तो परिदृश्य भी यहाँ बदलने की स्थिति है। जैसा हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने बताया भी है कि निकाय चुनाव हमेशा स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, स्थानीय चेहरों पर लड़े जाते हैं। इसमें दलगत स्थिति सेकेंडरी स्थिति आ जाती है, लेकिन मुख्य मुद्दा होता है क्षेत्रीय मुद्दा और स्थानीय लोग, उन चेहरों पर ही मुकदमे लड़े जाते हैं। ये चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन एक आरोप ये भी लगता रहा है कि अपने प्रत्याशियों के मुताबिक रिजर्वेशन को तय किया गया था। इसी वजह से जो विपक्षी दल हैं उसने आवाज़ उठाई कि जो आरक्षण में सीटों का बंटवारा है वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता उसमें नहीं बरती गई, और इसीलिए ये ओबीसी आयोग ने अपनी जांच की और रिपोर्ट अब सीएम और फिर कैबिनेट में ये पास हुआ है। तो क्या लग रहा है अब विपक्ष इससे संतुष्ट हो पाएगा और ये सारी चीज़ जो है वो पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पाएंगे? अपना जो बातें, कृष्णदेव मेरा नाम है, जो बातें सामने आ रही हैं वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। कि जब कोई आदमी ये कहता है कि जो पार्टी रूलिंग है वो अपने लाभ के हिसाब से अपने सारे समीकरण तैयार करती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? जो ऑफिसर्स जो हैं इलेक्शन के समय में, जो आपका जिलाधिकारी होता है वो जिला चुनाव अधिकारी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी फिर जवाबदेही मुख्यमंत्री के प्रति नहीं रह जाती है। तो आज की स्थिति ये है कि सरकार, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, कहीं कोई डिफरेंस रह गया है क्या? पूरे देश में वन मैन रूल लागू है। और स्थानीय चुनाव की जो बात कर रहे हैं, तो स्थानीय चुनाव तो स्थानीय मुद्दे पर होते ही हैं। प्रचार और तैयारी की बात कर रहे हैं तो एक पार्टी तो ऐसी है कि जो 5 साल जो है इलेक्शन मोड में रहती है। उसकी तैयारी करना क्या है, वो तो आज सत्ता में आती है, दूसरे दिन से जो है अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि तैयारी के मामले में विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है और इसका फ़ायदा सत्ता को मिलता है और इस बार भी मिलेगा। इसमें कोई, इस बार भी सत्ता के खिलाफ विपक्ष को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो सत्ता पक्ष है उसको फ़ायदा मिलेगा। अपना नाम बता। रमेश चंद्र है। ये ऐसा नहीं है कि सत्ता कोई फ़ायदा मिलेगा। जो आरक्षण किया था बाद में कैंसिल करना पड़ा, तो उसका कारण था कि वो आरक्षण पर ढंग से किए थे, तो उसमें विपक्ष का नुकसान था। और इस बार जो आरक्षण की पॉलिसी है, और उसने जब सौंपा है तो ये भी कहा है कि कानून में बदलाव करिए आरक्षण के लिए। तो जब वो बदलाव होगा तो वो बदलाव विपक्ष के भी हक में जाएगा। ये नहीं कुछ सत्ता में है तो उन्हीं के हक में जाएगा। जैसे लोकल कोई कैंडिडेट जो तैयारी कर रहा था भाजपा का था, अब वो बैकवर्ड था, सीट उसकी हो गई अनुसूचित जात, अब वो तो गया काम से। अब अनुसूचित जात में भाजपा को उम्मीदवार मजबूत हुआ, इसकी क्या गारंटी है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। एक बड़ा सवाल ये है कि जो पिछड़ा वर्ग को खुश करने की कोशिश में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिस मंसूबे में था वो कामयाब हो पाया? पहले अपने नाम। पंकज त्रिपाठी, मंत्री वाराणसी प्रेस क्लब। निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष जो है इस अपने मुहिम में तो सफल रहा है, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है तो जब आरक्षण लागू होगा तो वो कैंडिडेट जो सभासद की तैयारी अपने 5 साल से कर रहा है वो मायूस होगा अगर उसका आरक्षित वर्ग में आ जाएगा। तो
उसका खामियाजा सत्ता पक्ष को भी भुगतना पड़ेगा और विपक्ष को भी भुगतना पड़ेगा, और भीतरघात होने का खतरा काफ़ी हद तक संभव है। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, मेयर पर देखा जाएगा या सभासद में भी कि वो काफ़ी कुछ प्रत्याशी पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रत्याशी मैदान में है, और चुनाव की वो जो है उसी तरह से वोटिंग भी होगी। स्थानीय स्तर पर जो अगर व्यक्ति को समझ में आता है कि ये प्रत्याशी हमारे, तो वहाँ दलगत भावना से ऊपर उठकर भी कई जगह मतदान होते हैं और उसका फ़ायदा उस प्रत्याशी के व्यक्तित्व का भी होता है। तो ये थे वाराणसी पत्रकार संघ के तमाम सदस्य, पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से बातें हो रही हैं, जो भीतरघात होने का खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक तैयारी करता है कैंडिडेट पूरे 5 साल, और जब आरक्षण के नाम से उससे लड़ाई छीन ली जाती है, तो क्या लग रहा है भीतरघात की भी स्थिति पैदा हो सकती है? जब भी कोई एक स्थानीय पदाधिकारी या जो भी चुनाव के लिए तैयारी करता है, तो निश्चित ही वो अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ वो कार्य कर रहा होता है, जनताओं के बीच में जाता रहता है, और उसकी कहीं ना कहीं एक छवि बन जाती है। और जहां वो आरक्षण के मुद्दे के तहत अगर उसकी सीट कटती है, तो इससे निश्चित ही जो दूसरा आता है कैंडिडेट, उसकी कितनी ज़मीनी तैयारी है, जो पहले से जो इसका तैयारी थी, वो निश्चित ही वो कहीं ना कहीं विरोधाभास में खड़ा हो जाता है, और इससे तमाम स्थानीय मुद्दों के साथ साथ एक अलग सी लॉबी बन जाती है, जिससे कि जो चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति जा रहा है, उसकी तैयारी ना होने की वजह से उसकी पार्टी को निश्चित ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इसमें कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखा जाएगा कि लगातार 2-3 चुनावों से एक यूथ जो है एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है, जो खास करके सोशल मीडिया के थ्रू जाता है, और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा इस नगर निकाय चुनाव में भी, कि सोशल मीडिया और यूथ किसकी तरफ मेन मोल्ड होता है। तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक नगर निकाय चुनाव शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक खतरा यह भी बताया जा रहा है कि अगर आरक्षण के तहत सीटें अगर फिर से उलटफेर होती हैं, तो भीतरघात अलग अलग पार्टियों में पैदा हो सकती है, जिसको लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।